प्रशांत हैं, आर्यन सिंह हैं। राधे राधे। प्रॉब्लम आ रही है क्या? ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस कि सर्कुलेशन में आपको पढ़ना क्या है एक्चुअली में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में क्या है। तो आपने कहा सर हमारे शरीर में बहुत सारी नसें हैं। क्या है? नसें हैं। क्या है? नसें हैं। और नसों को हम किताबी भाषा में कहते हैं ब्लड वेसल्स। क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स। रुधिर वाहिकाएं। रुधिर वाहिकाएं। आम बोलचाल में इसी को हम क्या कहते हैं? नसें कहते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग इश्क में नाकाम होकर नसें काट लेते हैं, या कोई एग्जाम में नाकाम होकर अपनी नसों को काट लिया, सारा लहू बह गया, आदमी मर गया, है ना? तो नसें कहते हैं, किताबी भाषा में उसको कहते हैं ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिकाएं। आपको मैंने पहले बता रखा है कि मानव शरीर में लगभग 10⁻13 सेल्स हैं। कितनी? 10⁻13 सेल्स हैं। और इन सभी सेल्स तक पतली पतली नलिकाओं के द्वारा ब्लड पहुंचाया जा रहा है। दिख रहा है आपको नसें? इन तमाम कोशिकाओं तक पतली पतली नलिकाओं के द्वारा लहू यानी रक्त पहुंचाया जा रहा है। इन पतली पतली नलिकाओं को हम कहते हैं रुधिर वाहिकाएं। रुधिर वाहिकाएं। और इस नसों में बह क्या रहा है? तो ब्लड बह रहा है। क्या बह रहा है? रक्त बह रहा है। रक्त को और क्या बोलते हैं? रुधिर भी कहते हैं। रक्त को और क्या कहते हैं? रुधिर कहते हैं, या लहू कहते हैं, या खून कहते हैं। लहू और खून बॉलीवुड में इस्तेमाल होता है। कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा, तेरा लहू मेरा लहू एक जैसा, नाना पाटेकर। हम पढ़ेंगे एक जैसा नहीं है, ब्लड ग्रुप होते हैं आगे। तो भाई हमारे शरीर में 10⁻13 सेल्स हैं और इन सभी सेल्स तक ब्लड पहुंचाया जाता है। तो इस ब्लड को इतने प्रेशर से पंप करना पड़ेगा कि इन सभी 10⁻13 सेल्स तक ब्लड पहुंच जाए। तो इस ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करने के लिए गॉड ने क्या दिया है? हार्ट दिया है। क्या दिया है? हार्ट दिया है, हृदय दिया है, जिसको आम बोलचाल में लोग दिल कहते हैं। और यह हार्ट इतने प्रेशर से ब्लड को पंप करता है कि सभी 10⁻13 सेल्स तक ब्लड पहुंच जाता है ना? दुनिया ने अभी तक ऐसी मशीन नहीं बनाई जिसमें इतना पावर हो कि 10⁻13 घरों तक पानी पहुंचाया जा सके उस पंपिंग सेट से। लेकिन गॉड ने 250 ग्राम का हार्ट दिया है, जिसमें इतनी ताकत है कि ये जब ब्लड को पंप करता है तो 10⁻13 सेल्स तक ब्लड पहुंच जाता है। और एक फैक्ट मैं आपको बताऊं कि किसी इंसान के, किसी आदमी के तमाम नसों को, तमाम ब्लड वेसल्स को, तमाम रुधिर वाहिकाओं को खींचकर हम लंबा कर दें तो वो लंबाई इतनी होगी कि अर्थ का ये जो आपका डायमीटर है ना, मतलब पेरीफेरी, उसका 2.5 चक्कर लगा लेगा। सोच लो, किसी आदमी के तमाम नसों को खींचकर लंबा कर दे तो अर्थ का ऐसे 2.5 चक्कर लगा लेगा। सोच लो, हार्ट इतने डिस्टेंस तक ब्लड पंप कर रहा है। तो ये जो हमारा हृदय है, ये जो हमारा हृदय है और ये जो हमारी नसें हैं, जिसको ब्लड वेसल्स कहते हैं किताबी भाषा में, और उनमें बहने वाला जो लहू है, ये सब मिलकर बनाते हैं हमारा क्या? परिसंचरण तंत्र। क्या बनाते हैं? परिसंचरण तंत्र बनाते हैं। और परिसंचरण तंत्र पढ़ना है हमें मनुष्य का, तो हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव परिसंचरण तंत्र। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि मानव परिसंचरण तंत्र के भाग हैं हृदय, रुधिर वाहिकाएं यानी कि नसें, रक्त, उपर्युक्त सभी, उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, है ना? तो यहां से क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की? आप लोग जरा उत्तर बताएंगे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? रक्त परिसंचरण तंत्र की डिस्कवरी बता दो जरा। खोज किसने की? आज तक कोई भी ऐसा एग्जाम ना हो जहां पे ये ना पूछा गया हो। डिस्कवरी किसने की? खोज किसने की? आप कहोगे विलियम हार्वे। किसने खोजा? विलियम हार्वे ने खोजा। विलियम, HARVEY, विलियम हार्वे। हिंदी में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, विलियम हार्वे साहब ने खोजा। बिल्कुल हिमांशु, यू आर राइट। आयुष कुमार करें सर कुछ तो जवाब दीजिए, गलत समय पे सवाल करेंगे तो जवाब नहीं मिलेगा। जब हम उधर पढ़ा रहे होंगे उस समय आप सवाल करेंगे, कहाँ से मिलेगा जवाब आपका? अब पूछिए क्या पूछना है। जैसे मैं पढ़ाने में मशगूल हूँ और आप क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं तो मैं कहाँ से देखूंगा? या आपने क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल रहा है धरती से, स्वागत है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स। ब्लड में पढ़ेंगे जयप्रकाश, क्यों घबरा रहे हैं? आपने कितना CO2 बाहर निकाला। तो आरबीसी क्या होता है, WBC क्या होता है, प्लेटलेट क्या होता है, वो सब हम ब्लड में पढ़ेंगे, ठीक है? घबराइए मत, ठीक? चलो, घबराना मत। तो हृदय, ब्लड वेसल्स और ब्लड, ये तीन चीज मिलकर हमारा बनाती है परिसंचरण तंत्र, जिसका काम है कि आपकी बॉडी में ब्लड को घुमाते रहना। क्यों घुमाते रहना, ये समझ में आ जाएगा। अगर आपको हार्ट को समझना है तो सबसे पहले ब्लड वेसल्स को समझना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं गैस ब्लड वेसल्स। सो लेट अस स्टार्ट विद रुधिर वाहिकाएं, मतलब नसें। अगर कोई आपसे पूछे कि ब्लड वेसल क्या होता है बच्चा, तो क्या कहिएगा आप? आप कहिएगा सर हमारे शरीर में पतली पतली नलिकाएं होती हैं जिनमें ब्लड बहता है। उन नलिकाओं को किताबी भाषा में बोला गया है ब्लड वेसल्स। वेसल्स मतलब क्या होता है? ट्यूब, नलिका। वह नलिका जिसमें ब्लड है, रुधिर वाहिका, रुधिर के वाहक। तो इसको अपने शब्दों में थोड़ा लिख देते हैं हम लोग कि फाइन ट्यूब्स इन विच ब्लड फ्लो, है ना? अपने शब्दों में लिख रहे हैं फाइन ट्यूब्स इन विच ब्लड फ्लो। पतली पतली नलिकाएं जिनमें रक्त बहता है। पतली पतली, नाजुक नाजुक सी, पतली पतली नलिकाएं जिनमें रक्त बहता है, जिनमें
रक्त बहता है। उस पतली पतली नलिकाओं को हम क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स। एंड वी ऑल नो दैट ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। रुधिर वाहिकाएं मतलब नसें कितने प्रकार की होती हैं? तो आपने कहा सर 2 प्रकार की, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? धमनियाँ, आर्टरीज, और क्या होती हैं? शिराएं अर्थात वेन्स, और क्या होती हैं? कैपिलरीज मतलब केशिकाएं। आप अब यहाँ पर कहिएगा कि सर ब्लड वेसल का मतलब पता है क्या है? वह पतली पतली नलिकाएं जिनमें ब्लड बहता है उसको हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। पतली पतली नलिकाएं जिनमें ब्लड बहता है उसको हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल फिर 3 प्रकार का क्या हो गया? क्या मतलब है इसका? ब्लड वेसल्स का मतलब वह जिसमें रक्त बहता है, और ये सब रुधिर वाहिकाओं के प्रकार हैं, तो इसमें भी रक्त बहेगा, इसमें भी रक्त बहेगा, इसमें भी रक्त बहेगा, क्योंकि ये सब रुधिर वाहिका के प्रकार हैं। तो जब सब में रक्त ही बह रहा है तो इनके नाम क्यों अलग हैं? नाम इसलिए अलग हैं क्योंकि इनके काम अलग हैं। काम अलग होने से क्या हो गया? नाम अलग हो गया। काम अलग होने से क्या हो गया? नाम अलग हो गया। तो काम अलग है इसलिए नाम अलग है। जैसे अगर हम आर्टरी की बात करें तो इसमें भी ब्लड होगा, इसमें भी ब्लड होगा, इसमें भी ब्लड होगा, लेकिन देखिए वह नसें या वह रुधिर वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से ले जाती हैं, कहाँ? अंगों को देने के लिए, तो वह नसें या वह ब्लड वेसल जो रक्त को हृदय से ले जाती हैं उसको हम आर्टरीज कहेंगे। अंगों से वापस हृदय में लाती हैं वैसी नसों को क्या नाम दे दिया गया है? वेन्स। और जो आपस में दोनों को जोड़ेगी वह रुधिर वाहिकाएं जो आर्टरीज को वेन से जोड़ेंगी उसको हम कैपिलरीज कहेंगे। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि रुधिर वाहिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं तो कहिएगा सर 3 धमनियां, शिराएं, केशिकाएं। आइए एक एक करके हम सब पर नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखना चाहते हैं किसको? आर्टरीज को, धमनियों को। ठीक है, धमनियों को। तो आप कहिएगा सर धमनियां वो रुधिर वाहिकाएं होती हैं विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट। यानी आप कह सकते हैं कि दोज ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, दोज ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वह रुधिर वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से ले जाती हैं, कहाँ? अंगों को देने के लिए। तो लिख दिया है कि यह रक्त को, मतलब यह नसें रक्त को हृदय से अंगों तक ले जाती हैं। दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो दीवारें होती हैं, भित्तियां होती हैं, वो मोटी होती हैं। किसकी अपेक्षा? किसकी अपेक्षा? किसकी अपेक्षा मोटी होंगी? तो शिराओं के भित्तियों की अपेक्षा इसकी भित्ति मोटी होगी, इसकी दीवार जो है वो मोटी होगी। ठीक है, इसकी दीवार जो है वो मोटी होगी। तो ये थिक वॉल्ड होते हैं, थिक वॉल्ड है ना, ये थिक वॉल्ड मतलब दीवारें इसकी मोटी होंगी, भित्ति मोटी होंगी। और इनमें वॉल्व नहीं पाए जाते, कपाट नहीं पाए जाते। आगे पढ़ाऊंगा कि वॉल्व क्या होता है ना। वॉल्व का काम होता है कि चीजों को एक ही दिशा में जाने देना, विपरीत दिशा में आने से रोकना, है ना। तो अभी बस याद कर लीजिए कि वॉल्व इसमें नहीं पाए जाते, वॉल्व इसमें नहीं पाए जाते। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि वह जो हृदय से ले जाते हैं, बस इतना याद रखना है। वह रुधिर वाहिकाएं जो हृदय से रक्त को ले जाते हैं, बस इतना याद रखना है, ले जाते हैं कहाँ? अंगों को देने के लिए। ऐसी नसों को बोला गया है आर्टरीज। दीवारें इसकी मोटी, किसकी अपेक्षा? शिराओं की अपेक्षा। शिराओं की दीवारों से इसकी दीवारें मोटी होंगी। इनमें कपाट नहीं होते, कपाट हम डिटेल से बताएंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि इनमें कैसा रक्त बहेगा, प्योर बहेगा कि इम्प्योर बहेगा, बताइए। धमनियों में कैसा रक्त बहेगा? तो आप कहिएगा सर ये रक्त को हृदय से ले जा रही है, रक्त को हृदय से ले जा रही है, कहाँ? अंगों को देने के लिए। तो किसी को अगर हम देते हैं तो कैसी चीज देते हैं, अच्छी या बुरी? किसी को गिफ्ट करना है तो अच्छे से अच्छा चीज हम लोग सोचते हैं कि उसे दें। तो ये अंगों को देने के लिए जा रहा है, तो कैसा ब्लड ले जाएगा? प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड किस मुंह से ले जाएगा देने के लिए? कि तुम्हारे लिए हम इम्प्योर ब्लड लाए हैं। तो देने जा रहा है ना अंगों को, तो कैसा ब्लड देगा? प्योर ब्लड। तो अगर मैं आपसे कहूं चौथा पॉइंट कि भाई ये कैसा ब्लड कैरी करेगा, तो आप कहेगा सर दे कैरी क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसी को लिख देते हैं कभी कभी प्योर ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब प्योर ब्लड। इनमें शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, ऑक्सीजन युक्त को शुद्ध बोलते हैं। तो सारी धमनियों में शुद्ध रक्त बहेगा, किसको छोड़कर? एक्सेप्ट, बता दो, एक ही अपवाद है, यहीं से क्वेश्चन मिलेगा। तो आप याद कर लेना कि धमनी का काम है हृदय से ले जाना, कहाँ? अंगों को देने के लिए। तो कैसा ब्लड देगा? प्योर ब्लड। सारे धमनियों में प्योर ब्लड, किसको छोड़कर? तो याद कर लेना एक आर्टरी है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। अभी आप याद कर लो, इसका कारण आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी में लिखते हैं फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस मतलब फेफड़ा, फेफड़े को शुद्ध हिंदी में क्या लिखते हैं? फुफ्फुस। मतलब सारे के सारे धमनियों में शुद्ध रक्त, लेकिन पल्मोनरी धमनी में यानी फुफ्फुस धमनी में कैसा? तो आप कहोगे सर इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध, इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त। अरे अपवाद का मतलब यही होता है ना, सारी धमनियों में शुद्ध लेकिन पल्मोनरी में कैसा? अशुद्ध। क्या किसी को दिक्कत है? फुफ्फुस को छोड़कर। माही बिल्कुल सही है, मुस्कान, प्रभात, बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है बच्चा? अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि जो धमनियाँ होती हैं वो आपको डीप में होती हैं कि सुपरफिशियल होती हैं? ये जो आपको दिख रहा है नीला नीला सा जो नसें, वो कौन सी नसें हैं? वो धमनी है कि शिरा है? तो आप धमनी को देख नहीं सकते। धमनी जो है वो मसल्स के अंदर गहराई में स्थित होती है। तो 5वां पॉइंट लिख लीजिएगा इसमें, है ना,
कि दे आर डीपली सीटेड, 5वां पॉइंट लिखेंगे, दे आर डीपली सीटेड, डीपली सीटेड, यह गहराई में स्थित होती हैं, मसल्स के नीचे रहती हैं, इसको आप नहीं देख सकते, गहराई में स्थित होती हैं, स्थित होती हैं, है ना। तो जो दिख रहा है ना वो वेन है, गहराई में स्थित होती हैं। ठीक है जी, पसीना होना चाहिए मतलब। चलिए अब आ जाइए, तो कितनी बातें याद रखनी, देखो यह रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाता है, इसकी दीवारें थिक होती हैं, इसमें वॉल्व नहीं होते, वॉल्व नहीं होते, इनमें शुद्ध रक्त बहता है, किसको छोड़कर, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर, यह गहराई में स्थित होती है। नाउ अब आ जाते हैं वेन्स पे, अर्थात शिरा पे। शिरा उल्टा काम करेगा, यह रक्त को अंगों से वापस हृदय में लाएगा, तो दे कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, दे कैरी ब्लड क्या, टुवर्ड्स द हार्ट, हृदय में लाते हैं, वो हृदय से ले जाते हैं, ये हृदय में लाते हैं, बस इतना याद रखना है। तो हृदय से लाता कौन है, हृदय से ले जाता है, आर्टरी हृदय से ले जाता है, शिराएं वापस हृदय में लाती हैं, है ना। तो यह रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय में लाने का कार्य करती हैं। अच्छा, अगर हम बात करें इसकी दीवारों की, तो इसकी दीवारें थोड़ी पतली होती हैं, किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, धमनियों के रिस्पेक्ट में। धमनी की दीवारें मोटी मोटी, इसकी पतली पतली, और इसमें जगह जगह पे जो है क्या मिलेगा, आपका वॉल्व मिलेगा, वॉल्व, कपाट। क्यों इसमें कपाट है, क्योंकि इसमें ब्लड लो प्रेशर में बहता है, तो ब्लड लो प्रेशर में बहेगा तो हो सकता है कि ब्लड वापस ना लौट जाए इधर, तो ये एक ही दिशा में ब्लड को बहने देता है, वापस लौटने नहीं देता। तो वॉल्व का काम क्या होता है, एक ही दिशा में प्रवाह को सुनिश्चित करना, बैक फ्लो को रोकना। अब चूंकि आर्टरीज में जो ब्लड बहता है वो हाई प्रेशर में बहता है, काफी हाई प्रेशर में, तो हाई प्रेशर में ब्लड बह रहा है तो बैक होने का सवाल नहीं होता है, इसलिए धमनियों में क्या होता है कि वॉल्व नहीं होते। तो यहाँ पे ब्लड, छठा पॉइंट एक और लिख लीजिए कि ब्लड फ्लोज इन हाई प्रेशर, ब्लड फ्लोज इन हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, रक्त उच्च दाब में बहता है, रक्त उच्च दाब में बहता है, रक्त उच्च दाब में बहता है। तो रक्त का दाब क्या होता है, ज्यादा होता है ना, तो ये बैक फ्लो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे आपको जो है वॉल्व की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे ब्लड लो प्रेशर में बहता है, इसलिए यहाँ पे वॉल्व की जरूरत पड़ती है, वॉल्व्स आर प्रेजेंट, कपाट की आवश्यकता होती है। तो कितनी बात याद रखनी है, ये रक्त को हृदय में वापस लाते हैं, इसकी दीवारें धमनियों की दीवारों की अपेक्षा पतली होती है, इनमें क्या होता है, वॉल्व होता है। अब मुझे आप बताओ कि वेन्स में कैसा ब्लड फ्लो करेगा, प्योर होगा कि इम्प्योर होगा, बोलो, एक एक बात दिमाग में सेट होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर का बुक नहीं लेना है, बस क्वेश्चन बनाइए, थ्योरी तो यहाँ से हो जाएगा बहुत, ठीक है। पतली है कि इनमें लो प्रेशर में ब्लड बह रहा है, तो इतनी है ना, बात आ रही, पतली है कि इनमें लो प्रेशर में ब्लड बह रहा है तो ज्यादा मोटी दीवार की जरूरत नहीं है ना, बात आ रही समझ में। तो इनमें कैसा ब्लड बहेगा, शिराओं में कैसा ब्लड बहेगा, तो आपकी शिराओं का काम क्या है, ये रक्त को वापस ला रही हैं अंगों से, तो अंगों से जो ब्लड आएगा वो यूज्ड ब्लड रहेगा ना, जो ब्लड यूज हो गया है ना, तो इनमें इम्प्योर ब्लड बहेगा। तो अगर मैं आपसे कहूं चौथा पॉइंट कि भाई इनमें कैसा ब्लड बहता है, तो दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या इसी को हम क्या कहते हैं, इम्प्योर ब्लड। कैसा, इम्प्योर ब्लड। इनमें अशुद्ध रक्त या ऑक्सीजन रहित रक्त बहता है, ऑक्सीजन रहित रक्त बहता है। तो सारी की सारी शिराओं में अशुद्ध रक्त बहेगा, एक्सेप्ट, यहाँ पर फिर एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्शन बता दो, एक्सेप्शन वही पल्मोनरी वाला, एक्सेप्ट, अपवाद, अपवाद हमारा है पल्मोनरी वेन। क्यों ऐसा, जब हार्ट की वर्किंग पढ़ाएंगे तब समझ में आ जाएगा। पल्मोनरी वेन, फुफ्फुस शिरा, सारी शिराओं में अशुद्ध रक्त, लेकिन फुफ्फुस शिरा में कैसा, प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त। अब देखो दोनों में एक्सेप्शन पल्मोनरी ही है, आर्टरी का एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी, वेन का एक्सेप्शन पल्मोनरी वेन, आर्टरी का एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी, वेन का एक्सेप्शन पल्मोनरी वेन, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट, अब ये बताइए कि ये कहाँ होता है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका वेन है, गहराई में स्थित नहीं होता है, तो ये क्या होता है, सुपरफिशियल होता है, सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर, सुपरफिशियल है ना, त्वचा के नीचे स्थित होता है, त्वचा के नीचे, गहराई में स्थित नहीं होता। ब्लड इसमें लो प्रेशर में बहता है, ब्लड फ्लोज इन लो प्रेशर, रक्त कम दाब में बहता है, रक्त कम दाब में बहता है, इसलिए इसमें वॉल्व चाहिए होता है ना, ब्लड वापस ना लौट जाए, कम प्रेशर में है, ब्लड वापस लौट सकता है, तो इसमें वॉल्व होता है जो ब्लड को एक ही दिशा में बनाए रखता है। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है, सुपरफिशियल, वेरी गुड। तो आपको याद कर लेना है गैस कि देखो
यह अंगों से वापस हृदय में लाएगा, पतली दीवारें होंगी, वॉल्व होगा, इनमें अशुद्ध रक्त बहेगा, अपवाद है पल्मोनरी वेन में शुद्ध रक्त बहेगा, सुपरफिशियल होते हैं, ब्लड इनमें लो प्रेशर में बहता है। किस चीज का रंग? ब्लड का रंग, ब्लड का रंग लाल होता है। ये ऊपर से देखने पे आपको नीले रंग का दिख रहा है ना, ये वेन दिख रहा है, जो नीले रंग का दिख रहा है वो वेन होता है। चलो, अब आपको सिर्फ 2 ही बातें याद रखनी है कि हृदय से जो ले जाता है वो आर्टरी है, हृदय में जो लाता है वो वेन है। ठीक है, नाउ वी हैव कैपिलरीज अर्थात केशिकाएं। केशिकाएं वो रुधिर वाहिकाएं होती हैं जो सबसे पतली होती हैं, तीनों में सबसे ज्यादा पतली होती हैं केशिकाएं। जैसे यहाँ से ये ब्लड जा रहा है, अब ब्लड सेल में डायरेक्ट नहीं जा सकता, ये नसें सेल में जा सकती हैं क्या? तो ये जो है सेल में जाने से पहले पतली पतली एकदम फाइन ट्यूब में विभाजित हो जाती हैं और तब सेल के अंदर ये जाती हैं। इसको हम लोग कहते हैं आपका कैपिलरीज। तो कैपिलरीज जो होती हैं वो धमनियों को शिराओं से जोड़ती हैं। तो देखो, आर्टरी यानी धमनी का काम क्या होता है? हृदय से ले जाना, किधर? अंगों तक। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखना, वेन यानी शिरा। शिरा क्या करेगा कि अंगों से वापस लाएगा हृदय में, ऑर्गन से वापस लाएगा हृदय में। और तीसरा कैपिलरीज यानी केशिकाएं आर्टरी को वेन से जोड़ेगी, धमनी को शिरा से जोड़ने का काम करेगी। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है समझने में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ, जैसे मन करे, आप जिसमें कंफर्टेबल महसूस करें। हर आदमी का अपना अलग अलग ढंग होता है पढ़ने का। कोई साथ साथ बनाने में अगर कंफर्टेबल है तो साथ साथ नोट्स बनाए, साथ साथ बनाने में आपको ठीक नहीं लग रहा है तो आप पीएनजी से नोट्स बना लीजिए। ठीक है, इतनी बातें अगर याद हैं तो फिर हम चलते हैं आपके हार्ट पे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना दिल। दिल का जो वजन है वो कितना होता है? तो 250 से 300 ग्राम या 350 ग्राम। तो हृदय का औसत वजन, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट? मनुष्य के हृदय का औसत वजन कितना है? 250 से 350 ग्राम। इस बीच में जो रेंज रहेगा ऑप्शन में वो देख लीजिएगा। मेरे ही काम का है न दुनिया के काम का, दिल ही तुम्हें खुदा ने दिया 10 ग्राम का। कितने ग्राम का है? तो काम का है 250 से 300 ग्राम का। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी। हृदय को शरीर का पंपिंग स्टेशन कहा जाता है, पूरी बॉडी में ये ब्लड को पंप करता है। इट इज द बिजिएस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। ये शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है, बिजिएस्ट ऑर्गन है आपकी बॉडी का, शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है। और हमारा जो हृदय है ना, एक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं, जो हृदय की सुरक्षा करता है बाहरी आघातों से। जैसे मान लिया कि ये हमारा हृदय है, हृदय है, ये इस तरह का ट्रायंगुलर शेप का हृदय होता है, तो हृदय को चारों तरफ से झिल्ली घेरे रहती है, ऐसे ऐसे। और ये डबल मेम्ब्रेन वाली झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली होती है ऐसे। और इनके बीच फ्लूइड भरा रहता है, एक द्रव भरा रहता है जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो ये जो हृदय झिल्ली से घिरी हुई है ना, जो हृदय की सुरक्षा बाहरी आघातों से कर रही है कि भाई हृदय में कोई चोट वोट लग गई तो हृदय को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा, इस झिल्ली को हम कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं गैस? पेरिकार्डियम कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि हृदय जिस झिल्ली द्वारा घिरी रहती है उसे क्या कहते हैं? तो याद कर लेना, पेरिकार्डियम। तो हार्ट इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन व्हिच इज नोन एज पेरिकार्डियम। हृदय जिस झिल्ली द्वारा घिरी होती है उसे पेरिकार्डियम या हृदयावरण कहते हैं। अब ऑप्शन में कभी भी हृदयावरण नहीं लिखेगा हिंदी में, क्यों? हिंदी वाला समझ लेगा ना, अच्छा हृदय जोड़ आवरण हृदयावरण, तो हिंदी में ऐसे लिख देगा पेरिकार्डियम और कहेगा लो हो गई हिंदी। तो आपने देखा होगा कि साइंस में, बायोलॉजी में कभी कभी क्या होता है कि उस वर्ड की शुद्ध हिंदी नहीं लिखते, बस इंग्लिश को हिंदी में लिख देंगे और कहेंगे कि लो भाई हो गई हिंदी। तो इस इन टर्म्स को याद रखना है इंग्लिश में भी। तो हार्ट जो है हमारा एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ है जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं, एंड इट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग विच प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक और यू कैन से मैकेनिकल इंजुरी। ये हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है, या सुरक्षात्मक झिल्ली होती है जो हृदय की सुरक्षा बाहरी आघातों से करती है। ठीक है, नाउ हार्ट जो है वो स्पेशल टाइप की मांसपेशियों से मिलकर बना होता है और उस मांसपेशी को हम कहते हैं कार्डियक मसल्स, है ना। तो अगर पूछा जाए कि हृदय जिस मांसपेशी से बना होता है उसको कार्डियक पेशी कहते हैं या हृदय पेशी कहते हैं। अब ऑप्शन में कभी भी हृदय पेशी नहीं लिखेगा कि हृदय जिस मांसपेशी से बनी होती है उसे हृदय पेशी कहते हैं। ऑप्शन में हृदय पेशी देगा तो हिंदी वाला समझ लेगा, तो क्या लिख देगा? कार्डियक पेशी, ऐसे लिख देगा हिंदी में। तो हार्ट जो है वो स्पेशल मसल्स, एक विशेष प्रकार की मांसपेशी है जिसका नाम है कार्डियक मसल्स, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे दिल में है और कहीं नहीं है, उससे मिलकर क्या होती है? बनी होती है। तो हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, दैट्स व्हाई स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। इसलिए हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं और हृदय के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो दिल का जो डॉक्टर होता है ना, वो कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है। ठीक है, बाकी इसके विशेषताएं, कार्डियक मसल जब हम टिश्यू पढ़ेंगे वहां पे बताएंगे आपको कि ये कार्डियक मसल्स क्या होता है, उसकी संरचना क्या होती है। ठीक है जी, रवि शर्मा साहब, मानविक पांडे लखनऊ से आप हैं, तहजीब के शहर से, स्वागत है आपका। कभी लखनऊ आऊंगा तो मिलूंगा आपसे। हिमांशु क्या पूछ रहे हैं? पेरिकार्डियम में सूजन होने पर प्रॉब्लम आ जाएगी, हार्ट बीट में प्रॉब्लम आएगा, दर्द रहेगा, है ना। खुश रहिए गजेंद्र साहब, कैसे हैं आप? शुक्रिया आप सभी का। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए बच्चा
ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। देखो पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि हृदय का जो औसत वजन है वो 250 से 300 ग्राम होता है। इसे शरीर का पंपिंग स्टेशन भी कहा जाता है। यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। पूछे कि बिजी ऑर्गन कौन है, तो कहेगा सर ये आपका सबसे व्यस्त अंग होता है। कौन सा? हृदय। हृदय जिस झिल्ली से घिरी होती है, जो वह झिल्ली जो हृदय की सुरक्षा करती है बाहरी आघातों से, उसको क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। ये पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट होगा कि हृदय जो है एक विशेष प्रकार की मांसपेशी से बना है जिसका नाम है कार्डियक मसल्स, और यही कारण है कि हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं और हृदय के डॉक्टर को हम क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट क्या होगा? डॉक्टर जो होगा, दिल का डॉक्टर जो होगा, विशेषज्ञ होगा। दिल के विशेषज्ञ को हम क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। कौन कौन सा मिसिंग है बता दीजिएगा प्रशांत, उसका हम डलवा देते हैं ना। कौन कौन सा मिसिंग है? पीडीएफ नोट्स वाले सेक्शन में पीडीएफ मिलेगा राकेश। टेस्ट कब होगा? टेस्ट अपलोड कर दिया गया है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आपको मिल जाएगा। जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा ना, यूट्यूब चैनल पे जाइएगा और तब टेस्ट दीजिएगा। ऐसे मत दीजिएगा, अदरवाइज फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे आप। अब आ जाइए रेट ऑफ हार्ट बीट। हृदय के धड़कन की जो दर होगी वो कितनी होगी? तो अगर हृदय के धड़कन की दर की हम बात करते हैं, ये आपका देखिए दिल धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा? तो दिल के धड़कन, हृदय के धड़कन की दर अगर हम वयस्क में देखते हैं तो वो अलग होगा, नवजात शिशु में देखते हैं तो वो अलग होगा। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि दिल की जो धड़कन है वो 72 बार होती है प्रति मिनट। 72 बार प्रति मिनट होती है वयस्कों में, यानी जवान आदमी का दिल, हेल्दी। और इन्फेंट का मतलब क्या होता है? जिस बच्चे ने अभी अभी जन्म लिया उसको बोलते हैं नवजात। उसमें होगा 80 से 100 बार या 120 बार, है ना? तो ऑप्शन में कभी 80 से 100 बार या 120 बार भी रह सकता है। 120 बार प्रति मिनट, प्रति मिनट। तो पूछा गया कि एक दिन में कितनी बार धड़केगा ये दिल? एक दिन, है ना? एक दिन यानी 24 आवर्स में कितनी बार धड़केगा दिल? 24 आवर्स में कितनी बार धड़केगा? तो एक मिनट में 72 बार धड़क रहा है, तो 60 मिनट यानी 1 घंटा हो गया। 1 घंटे में 60 मिनट, तो 1 मिनट में 72 बार, तो 60 मिनट यानी 1 घंटे में 72 गुना 60, तो 24 घंटे में गुना 24 कर दो। ये आ जाएगा 1,03,000, 1,03,600, 1,03,680 बार, 1,03,680 बार। ऑप्शन में लमसम 1 लाख बार था। ऑप्शन में क्या दिया हुआ था? 1 लाख। तो लगभग आप लिख सकते हैं ना, लगभग 1 लाख बार, 1 लाख। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य का हृदय एक दिन में कितनी बार धड़कता है, 1,03,680 बार धड़क जाता है। लगभग 1 लाख ऑप्शन में था। और कितनी बार धड़केगा? बहुत है। ठीक है जी। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, तीसरे पॉइंट की। हमने कहा दूसरे पॉइंट की कि हार्ट इज नोन एज पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी। हृदय हमारे शरीर का पंपिंग स्टेशन है, इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है ना? इसका भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि इमोशंस आर कंट्रोल्ड बाई, जैसे मैं आपसे कहूँ कि इमोशंस आर कंट्रोल्ड बाई, भावनाओं का नियंत्रण होता है, भावनाओं का नियंत्रण होता है ना? हार्ट के द्वारा भावनाओं का नियंत्रण होता है, हृदय के द्वारा, ब्रेन के द्वारा, कभी कभी हृदय, कभी कभी ब्रेन के द्वारा, है ना? हृदय एवं मस्तिष्क दोनों के द्वारा। ऑल ऑफ दिस। उत्तर क्या होगा? भावनाओं का नियंत्रण होता है। बिल्कुल सफिशिएंट होगा शिवम, घबराना नहीं है। हाँ अमित पूछिए क्या प्रॉब्लम है? मानविक पांडे हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से, स्वागत है। राकेश, हो जाएगा हमारा ब्रेन, ब्रेन हो जाएगा। अब कितने लोगों ने इसको भी हार्ट लगा दिया और बोला कि सर एकदम आसान सवाल था, है ना? भावनाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? तो लगा दिया हमने क्या? हृदय। तो जिस जिस बच्चे ने हृदय लगाया होगा वो बॉलीवुड के गानों से प्रेरित रहे होंगे, है कि नहीं? हंसाता है यही यही रुलाता है। भाई हंसाने रुलाने का काम किसका है? ब्रेन का। और ब्रेन का भी कौन सा पार्ट? सेरिब्रम, है ना? हम आगे पढ़ेंगे ब्रेन का भी कौन सा पार्ट, तो सेरिब्रम बोलते हैं उसको। जब ब्रेन पढ़ाएंगे वहां पे बताएंगे। सेरिब्रम पर मस्तिष्क,
सच्चे झूठे ख्वाब दिखाता है। ख्वाब यानी ड्रीम्स यानी स्वप्न। पूछा गया कि स्वप्न कहाँ से नियंत्रित होता है, वो भी आपका ब्रेन, और ब्रेन का भी कौन सा पार्ट, सेरिब्रम। दिल तो पागल है। पागल है क्या? एक दिन में 1,03,680 बार धड़क जा रहा है, पागल है क्या? बेचारे को ब्लड पंप करने से फुर्सत नहीं है, क्या हंसाएगा रुलाएगा। बिजिएस्ट ऑर्गन है आपकी बॉडी का। इसको बेकार की बातों से कोई काम है ही नहीं। शरीर का बिजिएस्ट ऑर्गन है। तो हंसाने रुलाने का काम ब्रेन का है, स्वप्न दिखाने का काम ब्रेन का है। दिल तो पागल है, पागल नहीं है। 1,03,680 बार धड़क रहा है। कहने का मतलब है कि बॉलीवुड के गाने आपके बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को खराब कर सकते हैं। एक और गाना आया था, थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी। ये भी गाना बायोलॉजी के हिसाब से गलत है, क्योंकि प्यार अगर होगा तो पूरा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हम आपको पढ़ाएंगे जब ग्लैंड पढ़ाएंगे कि प्यार होता क्या है। तो प्यार जो होता है वो केमिकल चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी में, जिसमें 3 केमिकल इन्वॉल्व होते हैं, है ना। उन केमिकल का नाम हम लोग लिखेंगे। तो अगर पूछा जाए कि भावनाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, तो सेरिब्रम। लेकिन भावनात्मक प्रतिक्रियाएं कहाँ होती हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस में होती हैं। तो इश्क जो होता है वो एक रिएक्शन है जो आपकी बॉडी में चल रहा है, तो वो पूरा होगा या तो नहीं होगा। थोड़ा सा कभी प्यार नहीं हो सकता, है ना। तो बॉलीवुड के गाने जो है खराब कर देंगे बालाजी के कॉन्सेप्ट को। एक और गाना था, सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी। भाई जमीन रुकी कब थी? जमीन का दो दो मोशन है, एक रोटेशन जिसकी वजह से दिन रात, और एक रिवोल्यूशन जिसकी वजह से मौसम परिवर्तन। और तब कहते हैं क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। बीमारी आपको है, पूछ रहे हैं दूसरे से, है ना। इश्क क्या है? रोग ही तो है। कैसे होता है, क्यों होता है, कौन सा केमिकल उसमें इन्वॉल्व होता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। उस पर क्वेश्चन भी पूछा गया सीजीएल में। क्या क्वेश्चन था वो भी देखेंगे हम लोग। तो अभी आप कहिएगा कि ठीक है सर, मान लेते हैं आपकी बात को कि हार्ट सिर्फ और सिर्फ पंपिंग स्टेशन है, उसका भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है, मान लेते हैं। पर ऐसे समय में दिल की धड़कनें, दिल की गति अजीब क्यों हो जाती है? तो इसको समझने के लिए जब हम ग्रंथि वाला टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहां पर एक ग्लैंड पढ़ेंगे, एड्रीनल ग्लैंड, अधिविरक ग्रंथि, या एड्रीनल ग्रंथि भी हिंदी में लिख देते हैं, जिसको इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं। हर इमरजेंसी सिचुएशन के लिए वो आपकी बॉडी को तैयार करता है, इसलिए उसको कहते हैं इमरजेंसी ग्लैंड, आपातकालीन ग्रंथि। खुशी, गम, लड़ाई झगड़ा, डर, तनाव, हर कंडीशन के लिए आपकी बॉडी को कौन तैयार करेगा? एड्रीनल करेगा, एड्रीनल करेगा। ठीक है, जैसे मान लिया यहाँ पर मैं एक इमरजेंसी सिचुएशन डिस्कस कर रहा हूँ कि हमारे पीछे एक कुत्ता पड़ गया। कुत्ते से ज्यादा डर नहीं लगता, चलो शेर पड़ गया, आपको भागना है, इमरजेंसी सिचुएशन है। तो ऐसे केस में ये एड्रीनल ग्रंथि आपके रिस्पिरेशन रेट को बढ़ा देगा, श्वसन दर को बढ़ा देगा, आप जल्दी जल्दी सांस लेने लगेंगे, ऑक्सीजन तेजी से आपके ब्लड में पहुंचने लगेगा। अब देखिए, जब सांसें तेज होगी तो मजबूरी बनेगी कि धड़कनों को भी बढ़ना पड़ेगा। क्यों? सांसें तेज हुई, आप जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन आपने देखा फेफड़ों से कैसे जा रहा था, ब्लड में पहुंचा। तो जब ऑक्सीजन ब्लड में जा रहा है तो इस ब्लड को पूरी बॉडी में पंप कौन करेगा? हार्ट ही तो करेगा। तो हार्ट भी जल्दी 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 ब्लड को पंप करता है। ऑक्सीजन तेजी से सेल में पहुंचता है, सेल से कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ग्लूकोज से मिलेगा और एनर्जी रिलीज करेगी। दिखाया था ना कैसे, यही तो है रेस्पिरेशन। और वहां से एनर्जी मिलेगी, आप भागेंगे। खुशी हो या गम हो, ऐसे मौकों पर ज्यादा ऊर्जा की जरूरत, और ऐसे मौकों पर यही ग्रंथि आपकी धड़कनों को, सांसों को तेज कर देता है, और आपको लगता है कि दिल का मामला है। अरे मामला दिल का नहीं है, ऐसे मौकों पर ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो एनर्जी कैसे मिलेगी? जब तक सांसें तेज नहीं होगी, धड़कनें तेज नहीं होंगी। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को हम वहां पे यूज करेंगे, तो वहां पे हम इतना भाषण नहीं देंगे, हम सीधे कहेंगे कि हमने दिल में ऐसा आपको बताया होगा, और सीधा हम पॉइंट वहां पर लिखना शुरू कर देंगे। आपने क्या नहीं देखा कि बच्चों का हार्ट रेट भी हमसे ज्यादा है, श्वसन दर भी हमसे ज्यादा है। क्यों? बच्चा का बॉडी ग्रो कर रहा है, हमारे रिस्पेक्ट में उसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है ना। तो उसकी सांसें भी हमसे ज्यादा हैं, धड़कनें भी हमसे ज्यादा हैं। जैसा कि हमारा इमरजेंसी सिचुएशन में हो जाता है कि इमरजेंसी सिचुएशन से जूझने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। सांसें तेज होगी, धड़कनें तेज होंगी, ऑक्सीजन तेजी से जाएगा, फूड से मिलेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, आप वहां से भागेंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ ये समझिए कि दिल सिर्फ और सिर्फ क्या है? पंपिंग स्टेशन है, उसका भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है ना। पूरी बॉडी में ब्लड को पंप कर रहा है। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब आ जाइए, एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, और वो ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ, देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि रेट ऑफ हार्ट बीट, ध्यान से सुनिएगा, रेट ऑफ हार्ट बीट, हृदय स्पंदन की दर या हृदय धड़कन की दर, हृदय स्पंदन की दर या हृदय के धड़कन की दर एवं जंतुओं के आकार के बीच कोई रिलेशन है? आप कहेंगे बिल्कुल सर है, साइज ऑफ एनिमल्स, है ना। जंतु का आकार,
जंतु का आकार। तो धड़कनें जो होती हैं जंतु के आकार का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ बच्चा कि अगर जंतुओं का आकार बड़ा है, कोई जंतु है उसके शरीर का आकार बड़ा है तो उसकी धड़कनें कम होंगी, और आकार अगर छोटा है तो धड़कनें ज़्यादा होंगी, धड़कनें ज़्यादा होंगी। जैसे अगर मैं पूछूं, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था कि हाथी के दिल की धड़कनें कितनी होंगी? हाथी के दिल की धड़कनें कितनी होंगी? ऑप्शन देता हूँ 72, ऑप्शन देता हूँ 80, ऑप्शन देता हूँ 100, ऑप्शन देता हूँ 25। अब आपको इसका अंदाज़ा बिल्कुल नहीं है। मान लिया कि आप नहीं जानते कि हाथी की दिल की धड़कनें जो है वो कितनी होगी, आपको पता नहीं है, तो इस कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए आप इस क्वेश्चन का उत्तर कैसे देंगे? आप ऐसे देंगे कि देखो, अगर जंतु बड़ा है धड़कनें कम, जंतु छोटा है तो धड़कनें ज़्यादा। हाथी को खुद से कंपेयर करो, अपने रिस्पेक्ट में हाथी का साइज़ क्या है? बड़ा है। हमारे बॉडी के रिस्पेक्ट में हाथी का बॉडी का साइज बड़ा है तो उसकी धड़कनें हमसे तो कम होनी चाहिए ना, हमसे कम होनी चाहिए। तो ये वाला तो होगा नहीं, ये तो अपना वाला है, ये अपने वाले से ज़्यादा है, ये भी अपने वाले से ज़्यादा है, तो बच गया कौन? चौथा। 25 होती है हाथी के दिल की धड़कनें। वहीं पर अगर मैं चूहे की दिल की धड़कनों की बात करूं, चूहे के दिल की धड़कनों की बात करूं तो 300 बार प्रति मिनट। चूहे का दिल 1 मिनट में 300 बार धड़कता है। तो दिल पागल नहीं होता, दिमाग पागल होता है। ठीक है प्रशांत, पूरा गाना नहीं सुना आपने? प्रशांत शर्मा साहब, दिनेश बिल्कुल सही है, दिनेश वेरी गुड। प्रशांत ने भी से उत्तर दिया, दिनेश, विवेक ठाकुर, हंसराज, सबने गेस कर लिया, गुड, अच्छा है, वेरी गुड वेरी गुड। नाउ आगे आते हैं गाइस। देखिए, जो फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन है विश्व का प्रथम सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। कहाँ किया था? साउथ अफ्रीका में। कब किया था? 3 दिसंबर 1967 को। यहां से 3 सवाल पूछे गए। पहला सवाल कि प्रथम सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। कहाँ? अमेरिका, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड। तो लोगों ने सोचा अमेरिका बहुत काबिल है, वहीं हुआ होगा, लोगों ने लगाया अमेरिका, लेकिन उत्तर था साउथ अफ्रीका। फिर पूछा गया कब किया गया, तो 3 दिसंबर 1967 को किया, है ना। तो ये आपके सामने दिख रहे हैं ना, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। लेकिन भारत का प्रथम सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर वेणुगोपाल साहब ने। वहां पे उनकी तस्वीर दिख रही होगी। 3 अगस्त सन 1994 को। कहां पर? तो एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, न्यू दिल्ली। एम्स अब बहुत जगह हो गया है, लेकिन पहले सिर्फ न्यू दिल्ली में एम्स था, है ना। तो विश्व का प्रथम सफल हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने साउथ अफ्रीका में 3 दिसंबर 1967 को किया था। लेकिन भारत का प्रथम सफल हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, डॉक्टर वेणुगोपाल ने आपका 3 अगस्त सन 1994 को कहाँ किया था? एम्स, नई दिल्ली में किया था। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन का मतलब है कि किसी का दिल निकालकर उसकी जगह पे किसी और का दिल फिट कर देना, है ना। किसी का दिल खराब हो गया है, उसकी जगह किसी और का दिल उसके शरीर में फिट कर देना। तो महसूस कीजिए चीज़ों को, है ना। महसूस करेंगे तो सवाल आपसे बनेंगे। तो ये सब तो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हो गया। ये स्टैटिक जीके में पूछ लेता है, ये भी स्टैटिक जीके वगैरह में पूछ लेता है, तो हम उसको भी थोड़ा नज़र में रख के चलते हैं, ठीक है। न्यू दिल्ली, वेरी गुड। छोटे बच्चों में मतलब कम ही होगा, तो आज रहने देते हैं यहीं तक। तो दिल पागल नहीं है, पागल होता है दिमाग। तो इस तरह से जो जख्मी दिल दिखाता है ना दीवारों पर, आपने देखा होगा कि लोग दीवारों पर ऐसे दिल बना देते हैं, कहीं घूमने गए तो पत्थरों पर दिल बना देते हैं, पेड़ पर ऐसे दिल बना देते हैं, ऐसे तीर बना देते हैं। तो दिल जख्मी नहीं होता है, दिमाग जख्मी होता है ना। कि जब जुबान से भी न कह पाए हम उनको अपना, जब जुबान से भी न कह पाए हम उनको अपना, उसकी दीवार पे लिखाए कि हम तेरे हैं, है ना। कुछ लोग ऐसा करते हैं। और जिस शख्स ने मुड़कर मेरी जानिब नहीं देखा, जिस शख्स ने मुड़कर मेरी जानिब नहीं देखा, उस शख्स के हाथों में मेरा नाम लिखा है, उस शख्स के हाथों में मेरा नाम लिखा है। मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर, देखिए 2 तरह की डेथ होती है, एक होती है बायोलॉजिकल डेथ और दूसरी होती है क्लिनिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ का मतलब क्या होता है कि आदमी का हार्ट बीट बंद हो गया, आंखें पथरा गई, लाइट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं, है ना, पल्स खत्म हो गया, हार्ट बीट बंद हो गई, सांसें बंद हो गई, दिस इज क्लिनिकल डेथ। दूसरा होता है बायोलॉजिकल डेथ।
कि क्लिनिकल डेथ होने के बाद मतलब हार्ट बीट रुकने के बाद भी आदमी का जो दिमाग होता है ना, दिमाग के जो सेल्स होते हैं, ब्रेन के सेल्स, वो लगभग 1 घंटे तक जीवित रहते हैं। जब ब्रेन के सेल्स भी डेड हो जाती है तो कहलाता है बायोलॉजिकल डेथ। तो क्लिनिकल डेथ से के बाद और बायोलॉजिकल डेथ से पहले अंगों को निकाल लिया जाता है दूसरे में लगाने के लिए। लेकिन इंडियन साइंटिस्ट ने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया था कि एक मृत व्यक्ति के आदमी, मतलब उसका बायोलॉजिकल डेथ भी हो गया था, उसका हार्ट को फिर से मतलब जिंदा करके दूसरे की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया था। बात आ रही समझ में? PYQ के लिए बता तो दिया मैंने, अपना यूट्यूब चैनल कितनी बार बताऊं? अभी अभी मत बनाइएगा, ये जब खत्म हो आपको पता होगा। देखिए अभी वॉल वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा आप जो है आपने जितने क्वेश्चन अभी बनाए होंगे, मतलब जितना टॉपिक आप लिख लीजिएगा एक बार, उसको सीधा चले जाना है यूट्यूब चैनल पे, ऐसे टैप कीजिएगा। रेस्पिरेशन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सर्कुलेशन जो हम